प्रणाम आप सबको। मेरी तरफ से वंदन नमन करता हूँ। स्पेशली मैं गंगा मैया के जो स्थान पर हम लोग आज आए हैं यहाँ पर हरिद्वार में, तो सबसे प्रथम जो वंदनीय है वो हमारी गंगा माता है, तो उनको नमन करते हुए और हरिद्वार की जो पावन धरती है उसको नमन करते हुए, जो करोड़ों देवी देवताओं की धरती और उत्तराखंड साथ में है जहाँ देव स्थान है, तो आज हमें सौभाग्य मिला है आप सबके साथ यहाँ पर बहुत जो जैविक सम्मेलन हो रहा है इतना बड़ा, 500 किसान भाई बहन जो आज आए हैं यहाँ पर उनके लिए, और आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और मंच पर जो मेरे साथी मेरे साथ बैठे हुए हैं, उत्तराखंड सरकार से आए हुए जो अपने उपाध्याय जी हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उत्तराखंड शासन में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में, और डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर M.K. पालीवाल, और हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं देवघरे जी, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, रीजनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग गाज़ियाबाद से आए हुए हैं। उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और उनको धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने कोऑर्डिनेट किया है पतंजलि के साथ में। जो पतंजलि का ये इंस्टीट्यूट है ऑर्गेनिक के लिए बहुत कार्य कर रहा है, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी, प्रमाणीकरण के लिए भी, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पतंजलि योग ट्रस्ट का भी, आचार्य बालकृष्ण जी का भी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमें अलाउ किया यहाँ पर, उन्होंने ये फैसिलिटी दी हमें, इतना बड़ा ऑडिटोरियम, और आप सब किसान भाइयों के साथ रूबरू होने का मौका दिया, उनका बहुत बहुत आभार, हृदय से वंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो विषय है ये क्यों हम आज एकत्रित हुए हैं, आज क्या विचार मंथन हम करने जा रहे हैं यहाँ पर, और आपके समक्ष हम क्या रखने जा रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा का जो सारांश थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम आज पूरा दिन आपके साथ क्या करने जा रहे हैं, क्यों आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी जो है उद्बोधन देना चाहता हूँ कि आप सबको पता ही है कि केमिकल जो फर्टिलाइज़र्स हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, रसायनों का उपयोग जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा हुआ, अंधाधुंध हुआ। रसायनों का जो उपयोग था हमारे लिए बहुत ज़रूरी था शुरू में, क्योंकि भुखमरी थी। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद में हमारे देश में भुखमरी काफ़ी थी और अनाज मिलता नहीं था, इतना अच्छे से उगता नहीं था, तो उसके लिए रसायनों का जो प्रोडक्शन हुई, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की, रसायन जब आए तो उसके बाद में अच्छी वैरायटीज़ भी रिलीज़ की हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो एग्रीकल्चर IARI है दिल्ली में, और सारे जो ICAR की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट में जितनी भी एग्रीकल्चर कृषि की विज्ञान केंद्र हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब के सहयोग की हो, राइस की हो, कोई भी और किसी भी चीज़ की जो वैरायटीज़ हैं वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ निकल के आई, तो इसीलिए हमें उन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ने जो है अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ। परंतु उसके साथ साथ हमारी भुखमरी तो मिटी, परंतु हमारी मृदा का स्वास्थ्य जो है, जब 20, 25 और 30 साल तक हम अंधाधुंध केमिकल का, रसायनों का ये छिड़काव और इसका जब हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, तो क्या हुआ कि हमारी जो मृदा है, जो हमारी माँ है, सबसे पहले हमारी माँ तो जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो माता हैं। दूसरी माँ जो है हमारी मृदा है। क्यों? क्योंकि वो हमें अन्न देती है, खाना। माँ के बाद माँ ही हमें खाना परोसती है, परंतु जो खाना आता है वो तो हमारी जो धरती माँ है वहाँ से आता है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे अपनी धरती माँ की सेहत को हमें बरकरार रखना है, सुधार के रखना है। जैसे हम अपनी माँ की सेहत का भी ख्याल रखते हैं जब बड़े हो जाते हैं, इसी तरह से हमें अपनी धरती माँ की भी सेहत का ख्याल रखना है। तो धरती माता के ऊपर जो है आज का हमारी चर्चा रहेगी कि कैसे हमें अपनी धरा को, अपनी मृदा को स्वस्थ रखना है, और क्या क्या हो रहा है कि हम अपनी मृदा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी सेहत का हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। इसके ऊपर आज हमारी चर्चा होगी। मृदा की सेहत बिगड़ी, जो हमारी दूसरी माँ है उनकी सेहत बिगड़ी। इसके साथ साथ हमारी एक और माँ है गंगा माता। जब हमने केमिकल्स का अंधाधुंध इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, केमिकल का इस्तेमाल करने के साथ साथ
जितना भी रिसाव होता है, जैसे हम केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो वो पानी में है, वो भी हमारी माँ स्वरूप है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है, खेती भी नहीं है और हम भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो जल को भी हमें साफ सुथरा रखना है। रसायनों का अंधाधुंध जब प्रयोग हुआ, तो आपको मालूम होगा कि जब यूरिया आप डालते हो या कोई भी चीज पेस्टिसाइड का स्प्रे करते हो, तो उसका जो रिसाव है वो कहाँ तक जाता है? पानी में जाता है, नदियों में जाता है और उसको पल्यूट कर देता है, उसको गंदा कर देता है। उससे क्या होता है, जो जीव जंतु, जो नेचुरल बैक्टीरियाज हैं अच्छे पानी के अंदर, वो जल प्रदूषित हो जाता है और जहर का रूप ले लेता है। तो गंगा मैया को भी, जल के स्रोतों को भी हमें स्वच्छ रखना है। मृदा को, स्वास्थ्य को हमें ध्यान रखना है, जल को हमें स्वस्थ रखना है। जल अच्छा होगा, मृदा अच्छी होगी, तो हमारा क्या होगा, एक और हमारी माँ है। आप बोलेंगे कितनी माताएं हैं? हमारी एक और माँ है, वो कौन है बताइए? गौ माता, गाय माता। मतलब सारे जानवर ही वैसे पूजनीय है, ऐसी बात नहीं है, परंतु गाय परम पूजनीय है। क्यों? क्योंकि गाय से हमें दूध मिलता है पीने को, घी, मक्खन, ये सारी चीजें जो खाने को मिलती हैं। गौ माता अपने बछड़े को से उनको हटा के जो है उनका जो हिस्सा है वो हमें पीने के लिए देती है, वो हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। तो गाय माँ, वो भी हमारी माँ हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य, उनको भी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं के ऊपर आज सारी हमारी चर्चा होगी और इन्हीं सारों के स्वास्थ्य के ऊपर हमारी जैविक खेती टिकी हुई है, हमारी प्राकृतिक खेती की विधाएं टिकी हुई हैं। तो हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आज आप सबके साथ, एक और माँ है, वो है हमारी प्रकृति माता, भू धरा, पूरे की पूरी पृथ्वी माँ, मतलब हमारा एनवायरमेंट। तो हमारा एनवायरमेंट, जितना भी हमारा वातावरण है, वो भी शुद्ध रहना चाहिए। वो कैसे शुद्ध रहेगा? अगर हम ज़्यादा, कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा वातावरण भी शुद्ध रहेगा। और ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, कभी गर्मी, कभी बाढ़, कभी कुछ, ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, क्लाइमेट आप देखते हो, वातावरण कितना कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा। तो ये सारे जो दुष्प्रभाव हैं केमिकल के, बड़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के, तो ये सारे के सारे जो हैं, हमारा जो जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका जब हम अंधाधुंध शोषण करते हैं, उससे ये सारा जो है क्लाइमेट चेंज नज़र में आ रहा है। इस तरह से तो हमें इन पांचों, जो मैंने चार पांच माताओं की बात की, मृदा, जल, गंगा मैया आप कह लो या यमुना मैया कह लो, जहाँ पर भी नदियाँ हैं, इसीलिए ऋषि मुनियों ने उनको, हमें जो है पूजा करने के लिए कहा गया। प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं, उन सब की हम, हमारे वेदों में कहा गया है कि हमें पूजा करनी चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो ये जो पांच मैंने आपको बताया, गाय माता, ये सारे के सारे जितने भी पांच हमारी माताएं हैं, मृदा से लेके और हमारा जो प्रकृति है, इसको हमें संभाल के रखना है, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स, जो आगे आने वाली जो नस्लें हैं, उनको भी ये सारी के सारी चीज़ें फली फूली मिलें। ये ना हो कि आधी अधूरी रह गई हों, उनका हमने शोषण कर दिया हो और कुछ बचा ना रहे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है आने वाली नस्लों के लिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूँ? इसलिए कि आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं ऐसी खेती की, क्योंकि हमारा संस्थान जो नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग है, वो संस्थान मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। जैविक खेती कैसे करनी है, जैविक खेती की क्या क्या विधाएं हैं, क्या क्या मानक हैं, प्रमाणीकरण कैसे होता है जैविक खेती में, इस चीज़ के ऊपर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आपको संक्षिप्त में बताएंगे, क्योंकि एक दिन पर्याप्त नहीं है आप सबके साथ में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की पूरी चर्चा करने के लिए, परंतु थोड़ा बहुत जितना समय आज हमें मिला है आपके साथ बात करने का, उसमें हम आपको अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। जैविक खेती क्या है, कैसे करनी है, कैसे जैविक खेती अपनाएं,
कौन कौन सी भारत सरकार ने ऐसी स्कीम्स चला रखी हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं चला रखी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, स्टेट गवर्नमेंट की हों, जिस स्टेट में आप रहते हो राज्य में, उत्तराखंड सरकार जैसे कि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, और क्या-क्या उनकी स्कीम्स हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होंगी। वो भी अपनी जानकारी आपको साझा करेंगे आपके साथ, आपको बताएँगे। तो भारत सरकार हमेशा इसके लिए उत्सुक रहती है और तैयार रहती है और अपनी योजनाएँ, नीतियाँ ऐसी बनाई हैं, आपने सुना ही होगा हमेशा हमारे यशस्वी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो बार-बार कहते हैं कि केमिकल रसायनों का प्रयोग कम किया जाए और हमारी जो जल है और साफ-सफाई का ध्यान रखा जाए और प्राकृतिक खेती को अपनाया जाए, जैविक खेती को अपनाया जाए, ताकि केमिकल का लोड, रसायनों का लोड इस धरा पर कम हो और हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा हो और हमारी गौ माता जो है, वो भी बचे। गाय से हमें क्या मिलता है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के लिए? गाय का गोबर बिल्कुल सोना है। गाय का जो जो गौमूत्र है, वो तो आयुर्वेद में भी जहाँ हम पतंजलि में आज आए हैं, उनकी आधे से ज़्यादा दवाएँ तो गौ माता के जो गौमूत्र है, इसके आधार ही है, जो आपने देखा ही होगा। तो ये जो गौमूत्र है और गाय का गोबर है, इससे कितने हम अलग-अलग प्रकार के इनपुट्स तैयार कर सकते हैं, कितने प्रकार के हम जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत अपने फार्म पर ही बना सकते हैं और किस तरह से हम कम लागत में अपने फार्म पे ही, अपने खेत पे ही प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं। जैविक खेती तो वह खेती है जो आप सब ने, मुझे उम्मीद है कि पतंजलि आपको पहले से ही बता रहे हैं। पतंजलि के जो अपने पवन जी हैं और उनकी टीम है, वो आप सब किसान भाइयों को टाइम टू टाइम कैसे जैविक खेती अपनानी है, बायो फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स थोड़ा बाहर से खरीद के भी लेने पड़ते हैं, वो जैविक खेती है। परंतु प्राकृतिक खेती में हम गाय आधारित ही जो जितने भी उत्पाद हैं, वो गाय के गोबर और जितना भी गाय का जो गौमूत्र है, उसके आधार पर हम अपने खेत पर बना सकें और अपनी लागत को कम कर सकें। इसी के ऊपर आपको हम विस्तृत जानकारी आज देने वाले हैं। इसके साथ-साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि कैसे प्रमाणीकरण की जो अ, विधि है, किस तरह से प्रमाणीकरण किया जाए, कैसे आसानी से मोबाइल ऐप आधारित प्रमाणीकरण प्राकृतिक खेती में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। और आचार्य जी ने भी कल जब हमने चर्चा की उनके कमरे में बैठ के, कि उन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी जो तकनीक है, वो तैयार की है यहाँ पर और सॉइल हेल्थ कार्ड किस तरह से बताता है किसी भी किसान को कि अगर आपको केमिकल फर्टिलाइज़र करनी है, तो क्या-क्या खाद डालनी है और अगर आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो क्या-क्या बायो फर्टिलाइज़र, कितना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, कितने टन में फार्म यार्ड मैन्योर, गाय का गोबर, ये सब आपको कितना डालना है, रॉक फॉस्फेट कितना डालना है, जैविक खेती अगर करनी है। अगर आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करनी है, जैविक खेती और जैविक खेती नहीं मतलब इंटीग्रेटेड 25% कम करना है केमिकल का लोड और आपको केमिकली फार्मिंग को थोड़ा-सा जो लोड है केमिकल का, रसायनों का, वो कम करना है, उसको हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहते हैं। तो वो उसके लिए आपको क्या क्या खाद कितनी कम लगेगी और कितना आपको जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, बायो फर्टिलाइज़र है, कितना इस्तेमाल करना है, वो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में बड़े अच्छे तरीके से आपकी मोबाइल ऐप में किस तरह से वो बता रहे हैं उत्तराखंड में, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल बताया है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और मुझे आशा करता हूँ कि आप सब किसान भाई उसका लाभ उठा रहे होंगे। आगे चलते हमने ये भी समझा आचार्य जी से कि हम बायो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स हैं, उसके लिए बायोलॉजिकल जो टेस्टिंग है सॉइल हेल्थ कार्ड में, वो किस तरह से डालें। तो वो भी कोशिश करेंगे आगे। बायोलॉजिकल टेस्टिंग का मतलब है मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, पीएच, ये सब आपने सुना होगा। इसकी टेस्टिंग ही नहीं, बल्कि ये भी कि कितने वहाँ पर जीवाणु हैं, क्योंकि माँ जो है हमारी मृदा, वो जीवित तभी है जब उसके अंदर जीवाणु पाए जाते हैं लाखों करोड़ों में। वो चेक करना होता है कि कितने जीवाणु मृदा में हैं। केमिकल डालते-डालते वो जीवाणु बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। इससे मृदा का स्वास्थ्य जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है और मृदा की वो सक्षम नहीं रहती है उगाने के लिए किसी भी फसल को।
इसीलिए हम कहते हैं कि केमिकल अंधाधुंध डालने से ये मृदा जो है वो एक एक किस्म से डेड हो जाती है, मर जाती है। बार-बार अगर हम केमिकल डालें अपनी मृदा के ऊपर, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। यही सारी चीज़ें जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए आज हम आपके पास आए हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और आप सबसे आह्वान करने के लिए कि आप जैविक खेती को अपनाएँ और लाभ पाएँ, प्राकृतिक खेती को अपनाएँ और अपने जो लागत है वो कम करें। और होगा क्या जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाने से? इस जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपनाने से हमारा सबसे पहले मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा। मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हमारा पेड़-पौधे जितने भी उगेंगे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा। पेड़-पौधों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जो खाने को हमें फल-फूल मिलेंगे या गेहूँ या मक्का या चावल मिलेंगे, वो भरपूर न्यूट्रिशन होगा उसके अंदर। उसके अंदर भरपूर ताकत होगी, तो उससे हमारी सेहत अच्छी होगी। और केमिकल के कण भी कम होंगे क्योंकि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होगा। ये फ़ायदा होगा। इसके साथ-साथ पानी के जो स्रोत हैं, वो भी साफ़-सुथरे रहेंगे। इसके साथ-साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमारा जितना भी हमारा ये वातावरण है, वो स्वच्छ रहेगा, साफ़-सुथरा रहेगा, उसके अंदर प्रदूषण नहीं होगा। तो ये सारे फ़ायदे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को अपनाने से होंगे। आपको डॉक्टर के पास बार-बार नहीं जाना पड़ेगा, आपको बीमारियों से जूझना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों को और अपने आप को केमिकल फ्री, रेज़िड्यू फ्री, सेफ़ और हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट वाला फूड फूड जब आप खाओगे, जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती से उगाया हुआ, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपसे जो खरीदने वाले जो आपके कंज़्यूमर हैं, जिनको आप बेचते हैं, उनकी भी सेहत अच्छी रहेगी। तो कितना बड़ा फ़ायदा हमारे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए और पूरे देश और पूरे हमारे वातावरण के लिए कितना अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं हम आपको आज बताने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। हालाँकि आप हमारे से अच्छा जानते हैं इन सब चीज़ों को, परंतु हम आपको वो चीज़ें बताएँगे जो हमने समझा है गुजरात से, हिमाचल से, आंध्रा से और भी अलग-अलग उड़ीसा से, अलग-अलग स्टेट में, उत्तराखंड में तो बहुत ही ज़्यादा किसान भाई जागरूक हैं, जो जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं। उन्हीं की विधाओं को, उन्हीं की सारी की सारी जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, तकनीकें हैं, जो किसान भाइयों ने उन्होंने तैयार की हैं, उन्हीं तकनीकों को हमने अच्छी गुड प्रैक्टिसेस को हमने अपनी बुकलेट्स में डाला है, अपनी किताबों में डाला है और कुछ आपको सर्कुलेट भी की हैं। कुछ आप में से ऐसे किसान भाई होंगे जो मोबाइल को भी अच्छे से देखना जानते होंगे, तो आप हमारी वेबसाइट से सारा के सारा लिटरेचर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये भी उसमें प्रोविज़न है। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियोज़ भी अच्छे-अच्छे जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में अलग-अलग किसान भाइयों के साथ हमारी चर्चाएँ हैं। उनकी क्या कैसे अपना रहे हैं जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को, ये सारी चीज़ें हमने उन वीडियोज़ में डाल के रखी हैं अपनी वेबसाइट में। तो आप उससे भी लाभ ले सकते हैं। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा, फिर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।